नमस्कार। 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज वीडियो नंबर 7 में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को बना रहे हैं, जिसमें वो सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही पर्पस है कि आपको पता चल सके कि जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या होता है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को विज़िट करके भी ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि उस पर हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स ऑलरेडी बन चुके हैं और उनके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कराए गए हैं, तो वो भी आप एक बार चैनल विज़िट करके देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन की। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य बताना है यहाँ पर। तो देखिए, वाच्य अगर आप नहीं जानते हैं वाच्य क्या होता है, तो वाच्य की वीडियो भी बनी हुई है चैनल पर और उसका लिंक भी ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप वाच्य की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें डिटेल में आपको वाच्य पढ़ाया गया है। और उस वीडियो अगर आपने वाच्य नहीं सीखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखकर ही इन क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करें, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितना सीखा है और कितने क्वेश्चंस के आप सही आंसर कर पा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस वाक्य में मुझसे उठा नहीं गया, इस वाक्य में आपको वाच्य ढूंढकर बताना है। तो देखिए, ये भाववाच्य होता है। इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन, भाववाच्य। अब भाववाच्य में हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ऐसे वाक्यों में आपको कर्म नहीं मिलेगा, सारे अकर्मक वाक्य होते हैं ये। और इसमें ज़्यादातर भाव की प्रधानता होती है, जहाँ पर आपकी भावनाओं की प्रधानता होगी वहाँ उस वाक्य में, और जिसमें कर्म नहीं होगा वो भाववाच्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फल उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश बताना है। तो देखिए, रेखांकित अंश यहाँ पर है उसके लिए, और इस अंश के बारे में बताना है, यानी इस पद का परिचय देना है आपको। तो देखिए, उसके लिए यहाँ पर उसका जो शब्द है वो हम किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग में करते हैं, तो ये अन्य पुरुष हो गया। तो देखिए, अन्य पुरुष आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ए में ही अन्य पुरुष है, बाकी ऑप्शंस में तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है, तो वो तो वैसे ही गलत हो गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन अन्य पुरुष वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। और उसके लिए एक वचन की बात कर रहा है तथा संप्रदान कारक यहाँ पर है, तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। तो देखिए, इसमें भी भावनाओं की प्रधानता है, तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन भाववाच्य इसका आंसर होगा, और ये अकर्मक वाक्य है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो ऐसा शब्द आपको ढूंढना है इन चारों ऑप्शंस में से जो पुल्लिंग शब्द है। ए ऑप्शन देखते हैं पहिया, बी लिखावट, सी पखावज और डी मंझधार। तो यहाँ पर देखिए, पहिया जो है वो पुल्लिंग शब्द है। अगर किसी पर्टिकुलर शब्द को अगर आप नहीं बता पा रहे हैं कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि आप उस शब्द से कोई वाक्य बनाकर देखें, और उस वाक्य में जो अंत में क्रिया प्रयोग की जा रही है या उसके साथ जो अन्य शब्द प्रयोग हो रहे हैं वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे देखिए, पहिया शब्द है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि गाड़ी का पहिया उतर गया, ठीक है, या फिर बैलगाड़ी का पहिया बड़ा है। तो इस तरह से जो वाक्य बन रहा है ना, उसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं पुल्लिंग शब्दों की प्रधानता है, और पुल्लिंग क्रिया होने के कारण ही जो पहिया शब्द है वो पुल्लिंग है। और अगर हम लिखावट से वाक्य बनाएं तो देखिए, लिखावट, मेरी लिखावट कैसी है, कैसी, मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला कि मेरी लिखावट कैसा है, मैंने बोला है कि मेरी लिखावट कैसी है। तो इस तरह के शब्दों से आप पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शब्द आपसे पूछा जा रहा है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, राम आम खाता है, वाच्य का कौन सा रूप है? तो देखिए, राम आम खाता है, इसमें कर्ता की प्रधानता है, यानी राम के बारे में बात की जा रही है, राम की प्रधानता है,
और कर्ता की प्रधानता के होने के कारण ये कर्तृवाच्य है, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है उभयवाच्य, तो मैं आपको बता दूं उभयवाच्य नाम का कोई भी वाच्य नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। यहाँ पर इन चारों में से आपको पुल्लिंग शब्द ढूंढना है। ए ऑप्शन चील, बी ऑप्शन कढ़ी, सी ऑप्शन सरसों और डी ऑप्शन संतान। तो देखिए ये चारों ही ऑप्शन स्त्रीलिंग हैं, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द दिया ही नहीं गया है, तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। और देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि ये प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, परंतु जो आयोग है उसने इसका ऑप्शन डी माना है, यानी संतान को माना है। तो ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो संतान शब्द है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग होता है, यानी संतान जो शब्द है वो पुत्र और पुत्री, बेटा और बेटी दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, दोनों के लिए ही उचित है। तो हो सकता है आयोग ने यही सोचकर इसको पुल्लिंग शब्द माना है। अदरवाइज संतान शब्द के साथ हम जो भी क्रिया शब्द लगाते हैं वो स्त्रीलिंग का ही प्रयोग करते हैं, तो इसलिए हम इसको स्त्रीलिंग में भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये शब्द दोनों के लिए प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। अब देखिए घोंसले में चिड़िया है, इसमें अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक में जो विभक्ति चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं वो में और पर होते हैं, और यहाँ पर घोंसले में चिड़िया है में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए आयुष्मान का स्त्रीलिंग होता है आयुष्मती, और आयुष्मती यहाँ पर ए ऑप्शन में सही, जो राइट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन सही तरह से लिखा गया है, बाकी ऑप्शन में कुछ ना कुछ मिस्टेक की गई हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर है ए ऑप्शन आयुष्मती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे आप अगर अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि इस वाक्य में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं दिया गया है, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का लोप है, ठीक है, लेकिन आप उसको लगा सकते हैं। देखिए कौन सा विभक्ति चिन्ह यहाँ पर लग सकता है। तो अगर मैं इसको ये कहूँ कि वह द्वार द्वार पर भीख मांगता चला गया, तो भी ये बिल्कुल सही होगा, और पर विभक्ति लगाती हूँ यदि मैं यहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन अधिकरण कारक, क्योंकि में और पर ये दोनों विभक्ति चिन्ह होते हैं अधिकरण कारक के, और यहाँ पर विभक्ति का लोप हुआ है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है। तो देखिए भाववाच्य का उदाहरण आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा ट्रेंड में हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, और वो भी फिर ऑप्शन में मैच करना पड़ेगा। तो ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो टाइम ज़्यादा लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से किए जाने चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है कि भाववाच्य का उदाहरण है, तो हर एक स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है। पहली स्टेटमेंट है कि उससे बैठा नहीं जाता, तो ये भाववाच्य है। आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट भाववाच्य है। सेकंड देखते हैं, तो राम से खाया नहीं जाता, सेकंड में भी भाववाच्य है। और थर्ड, राम पत्र लिखता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ कर्तृवाच्य है। और फोर्थ ऑप्शन, सीता पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पर भी आपका कर्तृवाच्य है, यानी पहली और दूसरी स्टेटमेंट आपकी भाववाच्य की है। तो आंसर आपका वो होगा जिसमें स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही दी गई हो। तो देखिए ऑप्शंस आप देख लीजिए, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है। यानी ऐसे शब्द की बात करेंगे हम जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग हो। तो देखिए ऑप्शन ए मुनि, ऑप्शन बी बालिका, ऑप्शन सी लड़का, और ऑप्शन डी बेटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मुनि जो शब्द है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग हम कर सकते हैं,
बालिका का बहुवचन होगा बालिकाओं या फिर बालिकाएं, और लड़का का बहुवचन होगा लड़कों या लड़के, और डी ऑप्शन बेटा का होता है बेटे। तो यहाँ पर मुनि शब्द ऐसा है जो एकवचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर का स्त्रीलिंग है। तो देखिए वीर का स्त्रीलिंग होता है वीरांगना, और यहाँ पर सी ऑप्शन में वीरांगना दिया गया है, तो आपका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन है। कवि का स्त्रीलिंग रूप बताना है आपको, तो कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवयित्री। देखिए यहाँ पर दो तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। सी ऑप्शन देखिए कवयित्री, और डी ऑप्शन कवियत्री। ठीक है, तो देखिए कवि का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वहाँ पर कवि ही शब्द नहीं होगा, बल्कि इसका लिखने में रूप परिवर्तन हो जाता है। और यहाँ पर सी ऑप्शन जो दिया गया है कवयित्री, ये आपका राइट ऑप्शन है। डी ऑप्शन आपका राइट नहीं है, ये अशुद्ध तरीका होता है लिखने का, तो जो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो पुस्तक है, ये पुस्तक शब्द क्या है, तो देखिए आप इससे वाक्य बनाकर देख सकते हैं कि आज मैंने पुस्तक पढ़ी। अब देखिए जो पढ़ी शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया, तो पुस्तक हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, यानी राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन है। कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप है? हरिण का स्त्रीलिंग रूप होगा हरिणी। हरिणी यानी बी ए ऑप्शन में दिया गया है हरिणी, और ये आपका राइट ऑप्शन है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, पुल्लिंग शब्द ढूंढना है, तो बाकी के जो 3 ऑप्शन होंगे वो स्त्रीलिंग शब्द होंगे, तो ये आपका ध्यान रखना आपको। देखिए ऑप्शन ए रात, तो रात स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन बी बात, बात भी स्त्रीलिंग शब्द है। और ऑप्शन सी गीत, गीत गाया, गीत सुना, तो देखिए सी ऑप्शन गीत जो है आपका पुल्लिंग शब्द है, ये आपका राइट ऑप्शन है। और डी ऑप्शन मात, मात भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन गीत पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो देखिए जैसे हम पुल्लिंग में कहते हैं सुत, बेटे के लिए हम सुत प्रयोग करते हैं उसका पर्यायवाची शब्द, वैसे ही बेटी के लिए हम सुता शब्द प्रयोग करते हैं। और सुत से सुता बनाने के लिए हमें कौन सा प्रत्यय लगाना होगा? तो देखिए यहाँ पर आ प्रत्यय का प्रयोग होगा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको, तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है दात्री। दाती नहीं होगा, दात्री होगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर जो लिखा गया है दात्री, ये आपका राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द यहाँ पर आपको बताना है, यानी बाकी के 3 शब्द आपके स्त्रीलिंग शब्द होंगे। तो देखिए नदी बह रही है स्त्रीलिंग शब्द, पानी पिया, तो पानी पिया यानी पुल्लिंग शब्द, ये आपका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन पानी। इलायची खाई, इलायची डाली, चाय में इलायची डाल दी, स्त्रीलिंग शब्द है इलायची। और प्यास लगी है, प्यास लगी है का अर्थात यानी प्यास शब्द जो है वो भी स्त्रीलिंग शब्द है। इस तरह से आप शब्दों से वाक्य बनाएं और उस वाक्य में देखिए कि किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, स्त्रीलिंग क्रिया का या पुल्लिंग क्रिया का, तो उसी तरह से जो आपका शब्द होगा वो भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कहलाएगा। निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता? ये आपको बताना है। ऐसा शब्द जो पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता, यानी स्त्रीलिंग शब्द को आपको ढूंढना है। तो देखिए ए हाथी पुल्लिंग शब्द है, बी ऑप्शन नदी, तो देखिए इससे पहले के क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि नदी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन। और सी ऑप्शन दही, डी ऑप्शन पानी, ये दोनों ही पुल्लिंग शब्द हैं। निम्न में से कौन शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? ऐसा शब्द आपको बताना है जो हमेशा बहुवचन होता है। तो इसमें कुछ लिमिटेड शब्द होते हैं जो आपको याद रखने हैं, वो शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, उनका एकवचन रूप नहीं होता।
तो यहाँ देखिए चारों ऑप्शंस में ए ऑप्शन जो हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। और कुछ और शब्द जैसे होते हैं बाल, दर्शन, आंसू, प्राण, होश, समाचार, दाम और लोग, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में वचन होते हैं, तो बताइए हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आगरा का बहुवचन होगा, आगरा का बहुवचन देखिए आगरे, आगरो, आगरे, बहुवचन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, क्योंकि आगरा शब्द जो है एक जगह का नाम है, जगह का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसका बहुवचन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्र का बहुवचन है, यहाँ पर आपको बताना है छात्र का बहुवचन होगा छात्रों, यानी ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयोग होता है? तो देखिए देव, छात्र, नक्षत्र या प्राण। ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि प्राण भी एक ऐसा शब्द है जो बहुवचन में हमेशा प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, प्राण। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।